नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला MCQ सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे देहरादून जिले से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हम प्रश्न नंबर 1 की ओर। देहरादून जिले की स्थापना कब की गई थी, यानी कि यह जिला कब स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सन 1817 में। दोस्तों, सबसे पहले 1817 में इसे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, जो कि उस समय यूपी के मेरठ मंडल में इसको सम्मिलित किया गया था। और 1975 में, सन 1975 में मेरठ मंडल से इसे हटा दिया गया और गढ़वाल मंडल में इसे सम्मिलित किया गया। और बाकी सन 1804 तक देहरादून गढ़वाल नरेशों के अधीन हुआ करता था और 1804 से 1815 तक यह गोरखाओं के अधीन हुआ, यानी कि गोरखाओं का शासन यहाँ पर चला। और 1815 से लेकर स्वतंत्रता तक यह ब्रिटिश शासकों के अधीन रहा था। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर। देहरादून जनपद कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो दोस्तों, जो देहरादून है वो 3088 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। यहाँ से आगे सभी प्रश्न आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देहरादून नगर पालिका को उच्चीकृत करके नगर निगम कब बनाया गया? तो दोस्तों, देहरादून नगर पालिका को नगर निगम कब बनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर सन 1998 को। दोस्तों, जो देहरादून नगर निगम है वो सबसे पहला नगर निगम है उत्तराखंड का। अगर इस तरह से भी प्रश्न पूछता है तो आप लोग आंसर देंगे देहरादून नगर निगम को। बाकी इसके अलावा एक और नगर निगम है देहरादून में, ऋषिकेश नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु रामराय द्वारा देहरादून में गुरुद्वारा कब बनवाया गया, जिसे झंडा दरबार भी बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1699 में। दोस्तों, सन 1699 में गुरु रामराय द्वारा धामवाला नामक स्थान पर झंडा दरबार यानी गुरुद्वारा की स्थापना की गई, जिसे श्री गुरु रामराय दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मुगल शैली में बना हुआ है। दोस्तों, अगर प्रश्न पूछे कि झंडा दरबार किस शैली में बना है तो आंसर हो जाएगा मुगल शैली में। और दोस्तों, बाद में सन 1707 में उनकी पत्नी, जिनका नाम था पंजाब कौर, उन्होंने इसका जो है भव्य रूप से निर्माण किया था सन 1707 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत काल में देहरादून में किसका आश्रम था? तो महाभारत काल में यहाँ पे आचार्य द्रोण का आश्रम था, इसी वजह से इस घाटी का नाम द्रोण घाटी पड़ा था और बाद में द्रोण से दून घाटी कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। सम्राट अशोक के कालसी अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों, जो सम्राट अशोक के कालसी अभिलेख मिले थे कालसी नामक स्थान पर, जो कि जौनसार बाबर का दक्षिणी क्षेत्र है, यमुना नदी के किनारे स्थित, तो उसमें जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और उसके जो लेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत और पाली दोनों भाषा में, तो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयरिश अफसर कैप्टन यंग के द्वारा मसूरी की खोज कब की गई थी? मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो इसकी खोज सर्वप्रथम करी थी आयरिश अफसर कैप्टन यंग के द्वारा। एक प्रश्न तो यही बन गया, कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सन 1825 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम मसूरी की बात करें तो ये लगभग 2005 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। दोस्तों, लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है और हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में यह आता है। तो दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के बंगाल आर्मी में काम करने वाले आयरिश अफसर कैप्टन यंग थे, उन्होंने जो है इसकी खोज 1825 में की थी। दोस्तों, और दोस्तों, बाद में जो है 1827 में यहाँ पर पहली इमारत बनी, जिसका नाम था मलिंगार होटल। तो एक प्रश्न यह भी आपका हो सकता है। और 1832 में भारत के जो सर्वेयर जनरल कर्नल थे एवरेस्ट, उन्होंने जो है यहाँ पर सर्वेक्षण कार्यालय भी स्थापित किया था।
क्वेश्चन नंबर 8 है, देहरादून में स्थित FRI, जिसे कि आप लोग जानते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो FRI की जो स्थापना हुई थी वो सन 1906 में हुई थी दोस्तों। अगर इसके थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो इसे सर्वप्रथम 1878 में, सन 1878 में इसे फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के रूप में स्थापित किया गया था सबसे पहले, और उसके पश्चात 1906 में इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से स्थापित किया गया, और बाद में यह जो है स्वतंत्रता के पश्चात इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, और जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था सन 1991 में। तो ये 3 सन जरूर याद रखें। सबसे पहला इसे जो है फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल के रूप में 1878 में स्थापित किया गया, 1906 में यह इंस्टीट्यूट बना यानी FRI बना, और बाद में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1991 में। तो 3 प्रश्न इसमें आपके क्लियर हो गए। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 9 की ओर। राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका अभिलेख मिला था लाखा मंडल से। लाखा मंडल में जो है बहुत सारे लाखों मूर्तियां मिले थे, इसी वजह से इसका नाम लाखा मंडल पड़ा था, जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र में आता है और देहरादून से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर चक्राता से आगे यह यमुना और रिखनार नदी के संगम पर स्थित है। तो एक प्रश्न और आपका क्लियर हो गया कि जो लाखा मंडल है वो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो एक तो यमुना है और दूसरी है रिखनार नदी। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है जिसका नाम है लक्षेश्वर शिव मंदिर। हम बढ़ते हैं जल्दी से प्रश्न नंबर 10 की ओर। देहरादून में भगवान दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से कितने स्थान हैं? जो भगवान दत्तात्रेय थे उनके जो 84 सिद्ध हैं उनमें से जो 4 स्थान हैं वो देहरादून में है। याद रखिएगा वो 4 कौन कौन से हैं? वो 4 हैं आपके लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और माणु सिद्ध। जो लक्ष्मण सिद्ध है वो जो है देहरादून से पूर्व की ओर है। यहाँ पर जो है प्रत्येक रविवार को भीड़ लगती है, और अप्रैल का जो अंतिम रविवार होगा वहाँ पर विशेष मेला इस स्थान पर लगता है लक्ष्मण सिद्ध पर। और जो दूसरा कालू सिद्ध है वह यहाँ पर जो है लोग पुत्र मांगने के लिए आते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है जो कि भानियावाला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तीसरा रहा माणक सिद्ध जो कि पश्चिम की ओर है देहरादून से, और यहाँ पर भी रविवार को भीड़ लगती है। और माडू सिद्ध जो है वह प्रेम नगर में स्थित है, प्रेम नगर से थोड़ा आगे यह माडू सिद्ध स्थित है। तो 4 स्थान हो गया आपके भगवान दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि गौतम ने किस स्थान पर अपने सहधर्मिणी अहिल्या और पुत्री अंजनी के साथ तपस्या की थी? तो देहरादून के किस स्थान पर करी थी? तो इसका राइट आंसर है चंद्रबनी में। दोस्तों चंद्रबनी जो है महर्षि गौतम का तप स्थल है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गौतम कुंड भी है। तो एक प्रश्न और आपका क्लियर हो गया। गौतम कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका चंद्रबनी में। और दोस्तों जहाँ पे जो है लोग स्नान करने के लिए आते हैं, और महर्षि गौतम ने जो है अपनी सहधर्मिणी और पुत्री अंजनी के साथ यहाँ पर लगभग 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 12, सहस्त्रधारा नामक गंधयुक्त जल वाला प्राकृतिक पर्यटन स्थल किस नदी के तट पर है? सहस्त्रधारा जो कि एक पर्यटन स्थल है जहाँ पर गंधयुक्त जल होता है, तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बाल्दी नदी। दोस्तों यह स्थान जो है पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे अनेक समूहों में धाराएं जो है बहती हैं। इसीलिए जो है इस स्थान का नाम सहस्त्रधारा पड़ा है, जो कि देहरादून से 14 किलोमीटर की दूरी पर बाल्दी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध महादेव मंदिर देहरादून में है? तो ऑप्शन से आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी टपकेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों यह जो है देहरादून से दक्षिण पश्चिम की ओर में एक छोटी सी नदी के तट पर स्थित एक शिव मंदिर है, जो कि जहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। और दोस्तों यहाँ पर जो है निरंतर जल टपकता रहता है, इसीलिए जो है इस मंदिर का नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर। और यह जो है एक गुफा में स्थित एक मंदिर प्राकृतिक शिल्प का एक बहुत बड़ा अनूठा उदाहरण है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। जौनसार बाबर के हनौल में किस देवता का सबसे बड़ा मंदिर है?
तो दोस्तों जो हनौल है वो जौनसार बाबर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यानी सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यह है। तो यहाँ पर जो है किस देवता का सबसे बड़ा मंदिर है, अगर ऐसा पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महासू देवता का। दोस्तों जो महासू देवता का मंदिर है वो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ पर चारू महासू और माता देवलाली के चित्र बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। देहरादून में किस विधानसभा क्षेत्र की सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है, यानी एसटी हेतु कौन सी सीट आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चकराता। दोस्तों मैंने उधम सिंह नगर वाली वीडियो में पूछा था कि उत्तराखंड में 2 एसटी हेतु सीट हैं विधानसभा के, एक तो आपकी उधम सिंह नगर में थी और एक देहरादून में। तो मैंने उसमें पूछा था कि देहरादून में कौन सी सीट है, तो आप लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स में बताया था। आज आपने बताना है कि उधम सिंह नगर की कौन सी विधानसभा क्षेत्र की सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो उत्तराखंड में 2 हो जाएंगे, एक तो चकराता और एक दूसरी जो उधम सिंह नगर में है। और बाकी यहाँ पर एक और सीट है राजपुर, जो कि एससी हेतु आरक्षित है। जी हाँ, एससी यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है राजपुर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं राजपुर और रायपुर में, ये दोनों क्षेत्र जो है देहरादून में आते हैं। तो जो राजपुर है वो है एससी हेतु, रायपुर नहीं। तो ये दोनों थोड़ा सा मैच होते हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, देहरादून के घंटाघर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो दोस्तों जो देहरादून का घंटाघर है उसकी नींव रखी थी सरोजनी नायडू ने। और दोस्तों अगर बात करेंगे कि इसका जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसका उद्घाटन किया था देहरादून के घंटाघर का। तो ये 2 प्रश्न आप लोग जरूर याद रखें, एक नींव किसने रखी थी और एक उद्घाटन किसने किया था। प्रश्न नंबर 17 है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सर्वप्रथम मसूरी कब आए थे? दोस्तों जो दलाई लामा थे वो तिब्बत से सबसे पहले जो है मसूरी आए थे। तो वो कब आए थे दोस्तों? वो आए थे सन 1959 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो है जो तिब्बत था वो चीन के अधिकृत हो गया था उस समय। तो वो वहाँ से आकर 1959 में मसूरी में आए और बाद में वो यहाँ से भी जाकर जो है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज नामक स्थान है वहाँ पर स्थानांतरित हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, देहरादून में कद्दूखाल नामक ग्राम के पास कौन सा मंदिर स्थित है? ज़्यादातर प्रश्न तो इस तरह से पूछेगा कि सुरकुंडा देवी मंदिर जो है किस जिले में स्थित है। तो अगर डीपली पूछे कि कद्दूखाल नामक ग्राम के पास में कौन सा मंदिर स्थित है तो आंसर हो जाएगा सुरकुंडा देवी मंदिर। वैसे ज़्यादातर डीपली इतना तो पूछेगा नहीं, पूछेगा कि सुरकुंडा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। तो सीधे सीधे आप लोग याद रखिए देहरादून में। और लक्षेश्वर शिव मंदिर जो कि लाखा मंडल में है। भद्राज मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह भी देहरादून के मंसूरी में है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अग्रज भगवान बलभद्र को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। देहरादून के प्रमुख नगर ऋषिकेश, इसका जो है प्राचीन नाम क्या है? तो ऋषिकेश का प्राचीन नाम इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुब्जामरक। जो कुब्जामरक है वो ऋषिकेश का प्राचीन नाम है दोस्तों। और ये उपनगर गंगा और चंद्रभागा नदियों के संगम पर स्थित है और यहाँ के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ जो कि कश्मीर के राजा हुआ करते थे उनके द्वारा किया गया। अगर हम यहाँ के कुछ मंदिरों और दर्शनीय स्थलों की बात करें तो भरत मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर, और दर्शनीय स्थलों में लक्ष्मण झूला, राम झूला, तपोवन, मुनि की रेती, त्रिवेणी घाट, शिवपुरी, 84 कुटिया और शिवानंद आश्रम यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 और अंतिम प्रश्न की ओर। ऋषिकेश में स्थित 84 कुटिया की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो 84 कुटिया है ऋषिकेश में स्थित, उसकी स्थापना की थी सन 1967 में। महर्षि योगी द्वारा भावाभीत ध्यान हेतु इस केंद्र की स्थापना सन 1967 में की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारे विदेशी लोग ध्यान करने के लिए आया करते थे। सन 1985 में जो है 1985 में इसे बंद कर दिया गया और उसके बाद 2015 में इसे पुनः से ओपन कर दिया गया दोस्तों।
लास्ट में कुछ पॉइंट्स परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। टोंस नदी पर कौन सी परियोजनाएं चलती हैं? किसाऊ बांध परियोजना, छिबरो बांध परियोजना और इचारी परियोजना। यमुना नदी पर कौन कौन से परियोजनाएं हैं? खोदरी जल विद्युत परियोजना, लखवाड़ परियोजना और ढालीपुर परियोजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं देहरादून के। और इसके अलावा ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो कि मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा फॉल में बना है, यह उत्तर भारत की पहली और देश की दूसरी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यानी राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? और बाकी आपको पता ही होगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है 3 पार्कों से मिलकर बना था। तो वो तीनों पार्क कौन कौन थे और उनकी स्थापना भी कब हुई थी? और इसके अलावा आपको जितनी भी इससे रिलेटेड जानकारी है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। दोस्तों उत्तराखंड जिला MCQ सीरीज़ की अंतिम वीडियो थी। अन्य वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं।